तो अब अगर हम लोग इसको टारगेट करें, ध्यान में हमेशा रखना है कि जीएसएससी वाले एग्जाम में कितना सवाल आने वाला है, 30 सवाल आने वाला है। हम पहले भी बताए थे। हम लोग, तुम मान के चलो ठीक है कि तुम 4 से 5 सवाल कवर कर चुके हो, ठीक है, छूटेगा नहीं ये सवाल पॉलिटी के, तुम ये ध्यान में रखना। एग्जाम में बैठोगे तुमको समझ में आएगा। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में हम लोग क्या देखना है, अब बचा हमारे हाथ में कितना सवाल, 25 सवाल, ठीक है ना। इसमें से हम 8 सवाल हटा दे रहे हैं, ये हम मिनिमम बता रहे हैं 8 सवाल, ठीक है। ये मिनिमम 8 सवाल बता रहे हैं, किससे हम बता रहे हैं, करंट अफेयर्स, ठीक है ना, करंट अफेयर्स, ठीक है। 8 सवाल हटा दे रहे हैं हम यहाँ से, तो 8 5 13 सवाल हट गया। अब हमारे हाथ में कितना सवाल बचा, 16 सवाल मुश्किल से, ठीक है, 15 से 16 सवाल बचा, ठीक है ना। अब 15 से 16 सवाल का, अच्छा ये मिनिमम बता रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है 20 का 20 सवाल करंट अफेयर से आ सकता है, ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ है वहाँ पर, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि 30 में 22 सवाल करंट अफेयर आ जाए, तुम केस करने नहीं चले जाओगे, ठीक है, कुछ पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हम मिनिमम बता रहे हैं 8, फिर भी मेरा ये मानना है कि 8 से 10 सवाल रहेगा करंट अफेयर्स का, 8 से 10 सवाल, उससे नीचे नहीं होगा, उससे ऊपर ही रहेगा, ठीक। तो 8 से 10 सवाल करंट अफेयर्स का, 4 से 5 पॉलिटी खत्म कर लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न पे, ठीक है। अब एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न में देखेंगे तो पहले एक टाइम पे जब मॉडर्न को बहुत ज़्यादा एज मिल रहा था, ठीक है, किसी भी एग्जाम में, जब प्रीलिम्स जैसे एग्जाम में अगर तुम बैठोगे तो मॉडर्न से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा था, ठीक है। ट्रेंड चेंज कर दिया, ठीक है, ट्रेंड अभी चेंज कर दिया सारे एग्जाम में। चाहे तुम कुछ भी एग्जाम का सवाल उठा लो, आसपास का हिंदी भाषी स्टेट का, यूपी का सवाल वैसे हम बहुत ज़्यादा देखे नहीं है। तुम बिहार और झारखंड किसी भी एग्जाम का सवाल उठा लो, बिहार ऐसा है, बिहार सचिवालय, झारखंड सचिवालय, झारखंड ऐसा है, तुम वहां पर जाकर तुम देखोगे तो तुमको ये पता चलेगा कि मॉडर्न में केवल 1-2 सेक्शन से ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है। जैसे कि धार्मिक समाज सुधार आंदोलन जो रहता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें राजा राम मोहन राय से लेके एनी बेसेंट से लेके बाकी लोग क्या क्या काम किए, ईवी रामास्वामी नायकर, कौन कौन सा समाज बनाए, उसके बारे में पूछा जाता है। कांग्रेस के बारे में 1-2 लाइन पूछा जाता है, और कुछ सवा स्वतंत्रता आंदोलन से एक आध पूछ दिया जाता है। पहले ये सेक्शन बहुत बड़ा हुआ करता था। पहले भारत, अंग्रेज जब भारत आया तो कौन कौन सा फैक्ट्री कहाँ लगा है, कौन कौन सा फैक्ट्री में क्या क्या उत्पादन होता था, क्या क्या सामान रखा जाता था, कौन सा सामान को कहाँ भेजा जाता था, कौन सा डॉकयार्ड को अपने साथ रखे था, ऐसे ऐसे सवाल पूछा जाता था। लेकिन अभी जो है मॉडर्न का वेटेज, मेरे हिसाब से, बहुत लोग एग्री नहीं करते हैं इस बात पे, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा वेटेज हमको कम देखने को मिल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री में। इसका वेटेज बढ़ा दिया जा रहा है एंशिएंट और मिडाइवल में। इसे जब हम हिस्ट्री शुरू करते थे पहले किसी भी क्लास में, आज से 1-1.5 साल पहले, तो सबसे पहले हम मॉडर्न पढ़ाते थे, हम एंशिएंट और मिडाइवल बहुत बाद में पढ़ाते थे, ठीक है। अब हमको ही पैटर्न चेंज करना पड़ेगा एग्जाम के हिसाब से, तो पहले हम एंशिएंट पढ़ाते हैं और पहले आजकल हम क्या पढ़ाते हैं, मिडाइवल, ठीक है। और एंशिएंट मिडाइवल में भी आजकल बहुत सारा सवाल ऐसा आ जाता है जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के हिसाब से सवाल आ रहा है, ठीक है। और कुछ कुछ सवाल, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी तो ऐसा रहेगा जो तुम किसी भी बुक में खोजो तुमको मिलेगा ही नहीं कि उसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जैसे पूछेगा कि वैदिक सभ्यता में इस चीज का मतलब क्या था, ठीक है, समझ में नहीं आएगा वैसा, ठीक है। तो वैसा सवाल से तुम्हारा भिड़त हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलना, और ये मान के चलो अगर तुम्हारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो तुम जो है सवाल लगभग लगभग में सही कर दोगे वहां से, ठीक है ना, लगभग लगभग में सही कर दोगे, ठीक है। अब जैसे हम बोलेंगे कि संथारा प्रथा सबसे पहली बार कौन लिया था, अब ऑप्शन देखोगे, अब संथारा को ऐसे नहीं सोचना सबसे पहली बार कौन लिया था, संथारा किस धर्म से रिलेटेड है। संथारा जो है जनरली जो जैन धर्म के जो धर्मावलंबी करते हैं या आजीविक संप्रदाय के जो लोग रहते हैं वो लोग करते हैं। संथारा में क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, अपना देह त्याग देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का सिस्टम चलता है। तो जब जैन धर्म आया होगा, इवोल्यूशन हुआ होगा, तभी तो ऐसा कुछ हमारा प्रोसेस चालू हुआ होगा ना। तो फिर हमको क्या करना, ऑप्शन मैच करना कि कौन सा ऐसा टाइम था जब जैन धर्म भी चल रहा था और ऐसे कुछ राजा भी थे हमारे साथ। तो उस तरीके से मैच करने का सिस्टम तुमको पता रहना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग रहना चाहिए, सिर्फ बैठ के जो है आपको लगातार रटने का प्रोसेस में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। आप रटिए, बिल्कुल रटिए, एग्जाम में रटना भी जरूरी है, बिल्कुल रटिए। लेकिन जैसे हिस्ट्री का लास्ट टाइम जो बीपीएससी का सवाल था, ऊपर से नीचे अगर जो कुछ 12 या 15 सवाल था, वो डायरेक्ट जो हम नोट्स में लिखवाया तो वो सीधा सीधा सवाल आ गया था, ठीक है। अभी भी हम तुमको सेम नोट्स लिखवाएंगे जब मिडाइवल में पहुंचेंगे, तो सीधा सीधा सवाल आ गया था लाइन से, जैसे कि इल्तुतमिश का काम क्या किया था, दीवान अर्ज का स्थापना कौन करवाया था, ये सब कुछ, ठीक है। वो बड़ा फेवरेट सवाल था, तो हो सकता है कि पिछले बार आ गया, इस बार नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मेरा पढ़ाने का स्टाइल वही रहेगा, बस एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करके जाना है तो हो जाएगा, ठीक है। और झारखंड में तो जीएसएससी के एग्जाम में भी पहली बार बहुत दिन बाद हो रहा है, तो यहाँ का क्वेश्चन का ट्रेंड को अब एनालिसिस किया जाना बहुत असंभव टाइप लगता है कि क्या सवाल आएगा क्या नहीं आएगा। फिर भी हम लोग कोशिश में लगे रहेंगे, और हम लोग, मेरे हिसाब से हमको क्या लगेगा, एंसेंट, मिडाइवल और फिर क्या है हमारा मॉडर्न, ठीक है ना। मेरा मानना ये है कि 8 सवाल इधर से निकल गया, तो एंशिएंट से मेरे हिसाब से 3 सवाल रहना चाहिए, ठीक है। मिडाइवल से मेरे हिसाब से फिर से 2 से 3 सवाल रहना चाहिए, ठीक है। और जो है आपका मॉडर्न से फिर अगेन 2 से 3 सवाल रहना चाहिए, ठीक है। तो टोटल मिला के तुम्हारा 10 सवाल हो गया। बाकी कितना सवाल बचेगा तुम्हारा लास्ट में, 4 या 5-6 सवाल बचेगा, वो कहाँ से जाएगा, ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी बाकी है ना, ज्योग्राफी से जाएगा, ठीक है। तो एंशिएंट से हमको लगता है, इनफैक्ट एंशिएंट का
वेटेज बढ़ा भी दिया जा सकता है एंशिएंट और मिडाइवल का, ठीक है ना। 3 3 6, लेकिन हमको लगता है इसका लिमिट रहेगा 2 या 3 क्वेश्चन, ठीक है। और तुम ये समझो कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हिस्ट्री में हम लोग को कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तैयार करके जाना है, अभी तो हो पाएगा ना, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत ज़्यादा डिस्कशन फॉर्मेट में नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन फॉर्मेट में नहीं करेंगे। हम लोग कुछ ऐसे फॉर्मेट में करेंगे कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम तुमको लिखवा के तुमको हम बताते जाएंगे, उसको तुमको नोट डाउन करना और आगे जो है प्रोसीड करते जाना है, ठीक है ना। जैसे दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत में हमको एक एक चीज़ सबके बारे में पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बलबन के बाद रजिया सुल्तान पढ़ो, रजिया सुल्तान पढ़ने का फिर तुम आगे पहुँचो। आगे में तुम अगर खिलजी डायनेस्टी में जाओगे तो खिलजी डायनेस्टी में केवल एक ही रूलर थे जो कि बहुत बेहतरीन काम किया था, अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लेंगे। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझ में आ गया ना। तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सर ये तो नहीं पढ़ा है, वो तो नहीं पढ़ा है, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि हम तुमको पढ़ाने लगे तो पूरा एक कॉपी भरवा दें, कोई फायदा है नहीं, ठीक है। क्योंकि तुमको 150 में केवल यहाँ से कितना नंबर चाहिए, 30 क्वेश्चन। हम तो अभी भी बोलते हैं कि अगर तुम्हारी रीजनल लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं है तो एग्जाम क्वालिफाई करना मुश्किल है, नामुमकिन। और तुमको पता है रीजनल लैंग्वेज कितना नंबर, कितना क्वेश्चन है इसमें, 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर तुम 85 से 90 नंबर लेके नहीं आते तो तुम बाहर हो गेम से, ठीक है, ये बात मान लेना। 85 से 90 नेट सही है, नेट, ठीक है ना, नेट सही है, ये नहीं कि गलत कर दिए इसमें। 85 से 90 नंबर तुमको लेके आना चाहिए रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है। और इस बार भी मेरा प्रेडिक्शन है कट ऑफ लगभग 70% प्लस चल जाएगा जीएसएससी का, सिंगल स्टेज एग्जाम है, 70% प्लस कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए फोकस उसमें करना है जहां पर ज्यादा अच्छे से नंबर तुम खींच सकते हो। तो ज्यादा अच्छे से नंबर तुम कहाँ से खींच पाओगे, जीएस का बहुत वेग रहता है, खींचना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन हम जितना पढ़ा रहे हैं फिर भी हमको लगता है तुम मार्क्स खींच लोगे। 40 सवाल जो तुमको झारखंड है ये बहुत अच्छे से करना है, ठीक है ना। रटा रटाया सवाल आता है, ये तुमको बहुत अच्छे से करना है और अच्छे से समझ में आना चाहिए। और दामोदर सर जो पढ़ा रहे हैं वो भी बहुत फाइनेस्ट टीचर है, ठीक है। तो अगर तुम कुछ भी सवाल पूछोगे उनको बड़े अच्छे से आइडिया, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, तुम उनसे पूछोगे समझा देंगे तुमको। ये 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर, ठीक है ना, सीधा सीधा सवाल, ठीक है ना। उसके बाद 20 क्वेश्चन क्या है, साइंस, ठीक है, 20 क्वेश्चन क्या है, साइंस। तो इन सारी चीजों से जो सीधा सवाल आता है ना पहले उसको टारगेट करना है। तो यहाँ से कितना सवाल आ गया, 80 सवाल, यहाँ से सीधा सवाल आता है टारगेट। टेढ़ा मेढ़ा सवाल कहाँ से आएगा, 30 सवाल जीएस जो अभी हम तुमको पढ़ा रहे हैं, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। 20 सवाल मैथ, यही है ना, और 20 सवाल क्या, रीजनिंग, ठीक है ना। ये टेढ़ा मेढ़ा सवाल है, तो पहले वेटेज कहाँ डालना है, यहाँ, उसके बाद फिर कहाँ डालना है, यहाँ, और उसके बाद फिर उसके बाद वेटेज कहाँ डालना है, यहाँ। अगर तुम पहले एसएससी और ये सब का कुछ तैयारी कर लियो, मैथ अगर तुमको हल्का फुल्का आता है, तब फिर इस सेक्शन पे कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ ठीक है कर लेंगे। लेकिन अभी से लगातार तुम्हारा अगर कमजोर है मैथ रीजनिंग तो एक आध दो घंटा तुमको टाइम निकाल के इसमें देते रहना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी वेटेज कितना है, 40। अगर इन दोनों को तुम मिला दोगे तो इसका वेटेज जीएस से ज्यादा हो जाता है, समझ में आया। तो ये भी कोई आसान चीज नहीं है। तो तुमको इस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के जो एग्जाम देना पड़ेगा। और हम पहले ही बोले केवल अपना पुराना स्ट्रैटेजी फॉलो करते रहोगे, जैसे पहले तैयारी कर रहे थे उसी हिसाब से तैयारी करोगे तो यू कांट एक्सपेक्ट द डिफरेंट रिजल्ट, तुमको रिजल्ट डिफरेंट नहीं मिलेगा, रिजल्ट वही मिलेगा जो पहले से हो रहा था। तुमको अपना स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि पूरा थीम क्या है एग्जाम का, वो क्या चाह रहा है, डिमांड क्या है, समझ में आ रहा है ना। उस तरीके से बहुत लोग को देखें 10 घंटा 12 घंटा लगातार पढ़ रहा है, सामने वाला उसका दोस्त बूस्ट भी कर रहा है कि पता है वो 12 घंटा पढ़ता है, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है ना। तरीका से होता है, 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग को ऐसे देखे हैं जो हम दिन भर खेल रहे हैं 4 घंटा पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम निकाल देते हैं, उनको पता है कि क्या आता है क्या नहीं आता, ठीक है। बीपीएससी एग्जाम में हम देखे हैं बहुत सारे लोगों को, ठीक है। तो ऐसा चीज होना चाहिए, तो खुद पे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इसलिए अभी हम लोग एंशिएंट, मिडाइवल और जो मेरा पढ़ाने का तरीका बस उस चीज को फॉलो करते जाना हिस्ट्री में, ठीक है। कुछ दिक्कत होगा पूछ लोगे, लेकिन पहले कहानी समझना, कहानी समझोगे बड़ा मजा आएगा और तुमको जो सब कुछ क्लियर होते जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंशिएंट, और एंशिएंट पे ज्यादा जोर देंगे, ठीक है, एंशिएंट पे ज्यादा जोर देंगे, फिर मिडाइवल पे, फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पे। तो इससे पहले कि हम लोग जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग को क्या पता रहना चाहिए, एक टाइमलाइन पता रहना चाहिए। तो हम लोग एक टाइमलाइन पता रहना चाहिए कि कहाँ पर क्या हुआ था, तो उस तरीके से जो है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो एंशिएंट टाइमलाइन, ठीक है, एंशिएंट मतलब प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत, ठीक है भाई। अब इसका रेफरेंस टाइम पीरियड ले, तो अगर प्राचीन भारत का काल अगर हम लोग माने भारत में, ठीक है ना, तो एग्जाम में इससे पहले देखेंगे तो पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ये सब भी आता है ना, नियोलिथिक केस कॉपर, ये सब कुछ आता है, ठीक है। उसे सवाल जनरली आने का सवाल नहीं है, उसका जो 3-4 इंपॉर्टेंट साइट्स है, ठीक है, जैसे कि बुरजाहों में एक ऐसा साइट है जहां पर हमको इस तरीके का प्रमाण मिला है कि वहां पर क्या होता है कि जो
जो पशु के जो मालिक होते थे उनके साथ उनको वहां पर दफना दिया जाता था, बुरज़हू, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा इंदस वैली का कोई साइट्स नहीं है, ठीक है ना। बाद में बोला गया कि इंदस वैली का साइट्स नहीं है, लेकिन ये पाषाण काल का साइट्स था, ठीक है ना। तो इस तरीके का चीज तुमको ध्यान में रखना। प्लस क्या क्या हुआ, कुछ कुछ पाषाण काल का ऐसा साइट है, ठीक है, जहां पर हमको कुछ वेपन्स मिला है, किसका, पत्थर से बना हुआ वेपन्स मिला है, ठीक है ना। जैसे चिरौन एक जगह है महाराष्ट्र का, वहां पर मिला है। लेकिन इससे सवाल नहीं बनता, सवाल जो तुम्हारा डायरेक्ट बनता है वो कहाँ से बनना स्टार्ट होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट साइट तुम्हारा स्टोन एज का है वो हम तुमको नोट डाउन करवा देंगे किसी दिन, लेकिन अभी हम लोग को फोकस कहाँ से करना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा, हम लोग का पढ़ने का तरीका भी यही रहेगा, जो हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। अब सब लोग इसमें टाइम पीरियड अलग अलग लिखता है, ठीक है ना। हम एक एनसीईआरटी का बेस्ट टाइम पीरियड लिखकर तुमको हम बता रहे हैं, इसका टाइम पीरियड आपका चलेगा 2500 बीसी से 1750 बीसी, कहीं कहीं पर 2400 बीसी भी लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में तो ये आएगा नहीं कभी कि बताइए कब से कब तक चला था, तो हमको उतना ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, वैदिक एज या फिर क्या, वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक एज या फिर वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है ना। वैदिक को हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं ऋग वैदिक, ठीक है भाई, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर वैदिक। उत्तर वैदिक, ठीक। टाइम पीरियड देखा जाए तो टाइम पीरियड ऋग वैदिक का आपका बनेगा 1500 बीसी से 1000 बीसी, और ये आपका कितना बनेगा, तो ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, तो इसके बाद क्या आता है, महाजनपद का काम, ठीक है, महाजनपद का काम, ठीक है भाई। तो ये एक स्पेशल टाइम फ्रेम था, ये एक स्पेशल टाइम फ्रेम था, महाजनपद का काल कब से कब तक था, ठीक है ना। तो 600 BC टू 600 BC लिख लो, क्योंकि ये आगे तक चलता है, ठीक है, पूरा महाजनपद ही था, ठीक है ना, क्योंकि खास टाइम था इसलिए। उसके बाद फिर क्या टाइम पीरियड था हमारा, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, यही था। ये जैन का काल, तो जो पीक टाइम रह रहा है हम वो लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा आपका 600 BC से, ठीक है, कहीं 300 लिखा रहता है, कहीं 400 लिखा रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको बस एक लगभग में टाइम पीरियड पता रहना चाहिए, 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तो चल ही जा रहा था ना, हम एक पीक टाइम लिख रहे हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक। इसके बाद, इसके बाद क्या था बाबू, मौर्यन, आ जाओगे कर देते।
एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसको हम लोग डार्क एज बोलते हैं। इसमें बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए थे, जैसे हिंदू यूनानी आए थे, कुषाण आए थे, ठीक है ना, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये आपका चला था 200 BC से 200 AD, ठीक है। इसके बाद अंधकार का युग, ठीक है। इसके बाद कौन आएंगे? गुप्त काल। ठीक है। और अगेन इसका भी बहुत लोग 5th AD तक पहुंचा देते हैं, लेकिन एक उत्कर्ष का काल तक देखें तो हम इसको मान लेते हैं 200 AD से लगभग 400 AD। 200 AD से 400 AD। 500 लिख लो, लास्ट में फिर हर्षवर्धन आएगा तो सीरीज दिख जाएगा। 500 AD। इसके बाद इसके बाद लास्ट में जो हमारे पास टाइम पीरियड रहेगा वो किसका रहेगा? हर्षवर्धन। कौन सा वंश से था भाई ये? हम्म। हाँ, हरी पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है। 6th AD। और 6th AD के बाद तुमको पता है, 6th AD के बाद तुमको पता है कि मेडाइवल हिस्ट्री चालू हो जाता है, ठीक है ना। 612 के बाद क्या हो जाता है तुम्हारा? मेडाइवल हिस्ट्री चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये लगभग टाइम पीरियड है, तुमको पता होना चाहिए। बुक में डिफर मिलेगा, लेकिन जब हम तुमको ये बताएंगे डिफर मिल सकता है, वैसा कुछ है नहीं। और एक पीक टाइम रहता है सबका खत्म होने का। जैसे 512 514 के आसपास आते आते गुप्ता खत्म हुआ था, लेकिन उनका जो सत्ता पूरा वीक होने लग गया था वो आपका 480s के अराउंड ही वीक होने लग गया था। तो इसलिए किसी बुक में 430 तक लिखा रहता है, किसी बुक में 500 तक लिखा रहता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किसी किसी बुक में 2800 से स्टार्ट किया हुआ रहता है BC। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि 2800 BC में सबसे पहले हमको वहां पर कुछ प्रमाण मिला था। क्या प्रमाण मिला था? खेती का, जो हम लोग को मेहरगढ़ का जो खेती का सबसे प्रथम प्रमाण है, जो मेहरगढ़ एक जगह था, वो हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला। कब? 2800 BC में। इसलिए बहुत लोग क्या कर दिया कि बोला कि नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 BC से नहीं, 2800 BC से शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए परेशान बहुत ज्यादा नहीं होना। कल के डेट में क्या मिल जाएगा तुमको कि ये 3000 BC में हमको खुदाई में कोई सामान मिला, तो डेट तुरंत चेंज नहीं हो जाएगा। तो हमको एक बेसिक डेट मान के चलना है जिस समय तक वो चीज पीक में था, ठीक है। तो ये क्लियर है इतना? ये क्लियर है? ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ठीक है। सबसे पहले क्या करना? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, एज ऑफ महाजनपद, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्यन एज, डार्क एज, गुप्ता एज, हर्षवर्धन, ठीक है। अब इसमें से क्या सवाल आएगा नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। इसमें कुछ भी गेस क्वेश्चन नहीं होता, इसमें तुम कुछ कुछ भी सवाल आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल हम तुमको बता, थोड़ा सा चलो चेक भी करते हैं कि तुम लोग को जो है कितना आइडिया है एंशियंट का। बताइए, सबसे प्रथम बार स्वर्ण सिक्के, ये सब आता है एग्जाम में, ठीक है। सबसे प्रथम बार स्वर्ण सिक्के किसने जारी करा है? सबसे प्रथम बार स्वर्ण सिक्के, फर्स्ट टाइम, सबसे प्रथम बार फर्स्ट सिक्के भारत में किसने जारी करा? ठीक है। सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के, गोल्ड कॉइन्स, गुड, कुछ भी बोलते रहो भाई तुम। पूरा शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किया फर्स्ट टाइम? सातवाहन कहाँ था? दक्षिण भारत में सोना कहाँ था? ठीक है, और सोना था तो उसके पास था ही नहीं। सोना तो नीचे में था ना, कर्नाटक में। सातवाहन कहाँ पर था? महाराष्ट्र वाले एरिया पे था ना, ठीक है। तो तभी तो उसको अंधभृत्य बोलते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र और आपका आंध्र वाले रीजन में था। तो सोना अभी के डेट में कहाँ मिलता है? कोलार का खदान। कोलार कहाँ था तुम्हारा? नीचे कहाँ है? कर्नाटक का पास। तो वहां से कहाँ, वहां जा जाके ले थोड़ी ना आएगा वहां पर। शुद्ध स्वर्ण सिक्के, ठीक, स्वर्ण सिक्के। और सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के, सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? कहाँ पर? भारत में। बता सकते हो आंसर इसका? वाह, अभी देते हैं तुमको हम ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, इंडो ग्रीक्स।
हाँ ये भी तो हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, कुषाण। हाँ ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, गुप्ता। गुप्ता नहीं, एक लड़का है बोला कि मेरा नाम गुप्ता है सर, हम गुप्त वंश से हैं। बोला अरे बेटा वो गुप्ता नहीं है तुम, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो दूसरा गुप्त था, ठीक है, गुप्त। ठीक। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सी? किसका सी? भरो। चैटिंग कर रहा है का तुम? तू भरना तो वही तो करना है। हाँ। हाँ किस में? गुप्त उसमें से। बहुत अच्छा। और किसी को कोई अपना? बताओ तुम रूबी। नहीं देना एग्जाम तुमको बीपीएससी का? ऐसी सवाल आएगा। बताओ तुम बाबू। संस्कृत इंडो ग्रीक। ठीक है, और शुद्ध संस्कृत? गुप्त। तो सबसे अधिक संस्कृत, सबसे अधिक संस्कृत कुषाण। वो कुछ छोड़ दोगे सवाल ये? हाँ? इंडो ग्रीक। शुद्ध संस्कृत कौन चलाता? सातवाहन। हाँ, सातवाहन कांच का सिक्का चलाता था बाबू, शीशा का सिक्का। ठीक है। हाँ है ना। ठीक है, तो शुद्ध स्वर्ण का सिक्का चलाया कुषाण। ठीक है, चलो तुम लोग इतना दूर तक पहुंचे, वेरी गुड। सबसे अधिक स्वर्ण का सिक्का गुप्त। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो एग्जाम में जब भी बैठोगे तो ध्यान देना कि सिक्का अगर पूछा गया तो ऐसा नहीं कि स्वर्ण सिक्का तो हम पढ़ के आए हैं, मार दिए कुछ भी, ठीक है ना, तो वो करना। सातवाहन तुम, ठीक है, सातवाहन तुम सिक्का के साथ सही जा रहे थे, हमको समझ में आ रहा है, रिवीजन का कमी है थोड़ा। सातवाहन शीशा का सिक्का चलाया था, ठीक है। और सातवाहन का एक और खास बात क्या है कि उसको मातृसत्तात्मक तरीके से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है कि माता का नाम जो है राजा का नाम से पहले लिखा जाता था, ठीक है ना, माता का नाम से, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी का पुत्र सतकर्णी, ठीक है। तो अकबर के बारे में ऐसा लिखा जाता था क्या? राजा अशोक के बारे में ऐसा लिखा गया है क्या? नहीं लिखा। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो इस तरीके का चीज। बढ़े आगे। तो स्वर्ण सिक्के, शुद्ध स्वर्ण सिक्के, और फिर सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के। क्लियर हो गया? ठीक है, बढ़े आगे। ऐसे ही हम बस चेक कर रहे थे। चलिए, सही है। टाइम हो गया बाबू, तो खत्म करते हैं, एक सवाल और दे देते हैं। ठीक। बताओ, तुम जहां से सवाल देना बोले वहां से सवाल देंगे। बोलो। हाँ? बताओ कौन सा टॉपिक से सवाल है जिसमें तुमको लगता है हमको पूरा कॉन्फिडेंस? इसमें किसी में तो रहेगा ना कॉन्फिडेंस। तुम एंशियंट हिस्ट्री में कुछ कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं है, खिलजी विलजी किसी के ऊपर तो कॉन्फिडेंस नहीं है। प्रथम बार जजिया कर कौन लगाया? हाँ बताओ क्या बोल रहे थे? बोलो बोलो। हाँ, प्रथम बार जजिया कर कौन लगाया? राजे जजिया, प्रथम बार जजिया कर कौन लगाया? नहीं पता? कुतुबुद्दीन का निर्माण किसने करवाया? बता दोगे ये? कौन करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, खुद ही लिख दिए यार हम तो। ठीक है। हाँ, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? ठीक। और अगला सवाल। ये तो मिडाइवल हो गया। एक हिंदू सभ्यता थे? अरे वाह, चलो बताओ। यही तो हम सुनना चाह रहे थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल निकासी प्रणाली उपस्थित नहीं थी? पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली थी, मानते हो कि नहीं?
भयानक तरीके से पूरा वाटर चेंज बिछा हुआ था, नाले वाले ढका हुआ, गजब के आदमी थे वो लोग, तुमको बताएंगे, ठीक है ना। तो वो लोग जल निकासी प्रणाली, लेकिन एक जगह ऐसा था जहाँ जल निकासी प्रणाली नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी रोपड़, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। बताइए। प्रथम बार जजिया कर किसने लगाया? ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी बलबन। ठीक, ठीक है भाई। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य में कौन सम्मिलित नहीं था? हु वॉज नॉट द पार्ट ड्यूरिंग, हु वॉज नॉट द पार्ट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग या फिर स्टैब्लिशिंग ऑफ कुतुब मीनार? कौन सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन नंबर ए, हंस रहे हो तुम, मजाक तुमको लग रहा है? तुम जान बुझे तो कंफ्यूज ही कराएंगे ना, मेरा तो काम ही तुम कंफ्यूज कराना, ठीक है। मेरा क्या इज्जत बचेगा? ठीक, बोलेगा मास्टर तो ऐसा सवाल था तो बना ही देते हैं, ठीक है। तो कुतुब मीनार बताओ, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, किसने नहीं करवाया था? क्या बोले, किसने नहीं करवाया था? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, पकड़ पकड़ लोगे ना, क्यूए लिख दे रहे तो, ठीक है। सुनो ना बाबू, इतना धड़कन तेज चलता है। ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी सी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। अभी चेक करो, देखते हैं तुम्हारा कितना नंबर आता है। तुम बच्चों कितना सवाल है? एक दो तीन सवाल, वन थर्ड नेगेटिव है, वन थर्ड नेगेटिव है। कट ऑफ, कट ऑफ 2.2 है। एक क्वेश्चन एक नंबर, एक क्वेश्चन एक, टेस्ट करो। वहां जाकर टेस्ट थोड़ी ना करो कि मेरा कट ऑफ क्रॉस हो रहा है कि नहीं, इधर चेक करो, देखो चेक करो, मारो तुक्का। कट ऑफ हम पहले ही रिलीज कर दिए, कट ऑफ है भैया तुम्हारा 2.2 कट ऑफ है, ठीक है। ये है तुम्हारा कट ऑफ, ठीक है। हाँ, वन थर्ड नेगेटिव है, चलिए मारिए, सोच के मारना, फेल हो जाओगे। हाँ, क्यों, क्या लग रहा है? कुतुब में, कुतुब मीनार का निर्माण किसने नहीं करवाया, क्या लग रहा है? कुतुब किसने कराया? ठीक है। हाँ, वाटर ड्रेनेज सिस्टम कहाँ है? कालीबंगा में नहीं था, ठीक है। और जजिया कर में बलबन, हम पूछे क्या था सवाल, जजिया कर कौन कौन लगवाया था? हाँ, तुम बताओ। मोहम्मद बिन तुगलक का था जजिया कर, अच्छा। और कुतुब मीनार में एफएसटी को हटा देंगे। हाँ, बाहर हो गया कट ऑफ से तुम हो गया, खत्म हो गया। अब तो तुम्हारे नेगेटिव में पहुंच गया मार्क्स, चलिए अब और जवाब मत दीजिए, ठीक है। और बताओ, तुम बताओ। जजिया कर का बी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और बताओ। जल निकासी प्रणाली कहाँ नहीं थी? ऐसा सवाल आप कुछ कर सकते हो क्या? कुछ नहीं कर सकते हो, पढ़ा रहेगा तो पढ़ा रहेगा। तो मेरा काम यही है तुमको ये बताना कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तुम लोग तो पढ़ ही रहे हो, हमको बताना है, तुम लोग तो पढ़ ही रहे हो, गलत कर रहे हो ना, हो सकता है कुछ कुछ सवाल तुम पहली बार देख रहे होगे, ठीक है। मेरा काम क्या रहता है कि मेरा काम ये रहता है, कोई भी टीचर का काम ये रहता है कि प्रीवियस सारे ईयर का सवाल गो थ्रू कर ले और तुमको उस तरीके से बताते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये सारा सवाल आया हुआ है इधर बीपीएससी, जेपीएससी, बिहार एसआई, बिहार के एग्जाम, झारखंड के एग्जाम, ये सब में आया हुआ है। अब हम एक एक करके आंसर तुमको बताते चलते हैं, ठीक है। कुतुब मीनार का जब निर्माण कराया गया तो उसका शुरुआत कौन कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। अपने गुरु के नाम पे उस कुतुब मीनार का नाम रखा कुतुब बख्तियार काकी। कुतुब बख्तियार काकी भी एक जन का शिष्य था, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय के आदमी थे? चिश्तिया संप्रदाय। चिश्तिया संप्रदाय कहाँ चल रहा था? सूफी सिलसिला में, ठीक है।
तो ऐसे कनेक्ट करके पढ़ा जाता है, या तो ऊपर से नीचे कनेक्ट कर लो या नीचे से ऊपर कनेक्ट कर लो, ठीक है। तो पूरा सीरीज ही खत्म, ठीक है। तो ये कौन था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको बनाने का काम किया, लेकिन उसका मृत्यु हो गया पोलो खेलते हुए, चौगुन खेलते हुए। फिर कौन आया, इल्तुतमिश, अच्छे से स्ट्रक्चर दिया, लेकिन कुछ समय के बाद क्योंकि इस तरीके का आयरन पिलर था तो वज्रपात कभी कुछ हुआ, तो वज्रपात होने के कारण क्या होता है, ऊपर का सेक्शन टूट गया कुतुब मीनार का, ठीक है। जब वो सेक्शन टूट गया तो उसको वापसी बनाने का काम कौन किया, फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें क्या पूछा कि कौन सम्मिलित नहीं था, तो कौन सम्मिलित नहीं था, जलालुद्दीन। समझ में आया, खुद पे करो यकीन एकदम, जितना पढ़े हो उतना ध्यान पे रखना है, जो पढ़े वो गलत नहीं करना है। जजिया कर तुम लोग नहीं बता पा रहे हो, आई एम वेरी सैड। पॉलिटी में इतना अच्छा तुम लोग सवाल का जवाब दियो, लेकिन जजिया कर नहीं बता रहे हो, ठीक है। जजिया कर तुमको हम बताएंगे जब बताएंगे उस समय, लेकिन जजिया कर जो प्रथम बार लागू किया था वो कौन किया था, फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है भाई। और उसके बाद सब जगह पर, अभी तुमको पता है ये सवाल यूपीएससी में आया है, ठीक है। और जो सवाल यूपीएससी में आता है उसी को तोड़ मरोड़ के बाकी एग्जाम में पूछा जाता है, उसका आसान फॉर्मेट निकाल के, ठीक है ना। तो ये सवाल आया है, इसलिए हम तुमको पूछे, डायरेक्ट नहीं आया था, थोड़ा घुमा के आया था, तो थोड़ा सवाल में ध्यान रखना। लोग क्या बता रहे हैं यूपीएससी में आया तो यहाँ थोड़ी ना आएगा, नहीं बाबू, उस तरीके का ही सवाल आएगा, मिला जुला सवाल आता है, ठीक है ना। तो वैसा ध्यान में रखना। चलिए अब यहाँ पर देखो कि कहाँ पर नहीं है, तुम जो बताया वेरी गुड, दैट इज कालीबंगा। कालीबंगा एक ऐसा जगह है जहां पर कि हमको जल निकासी प्रणाली या जल संचयन व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, ठीक है।